नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हिमाचल से आ रही खबर के साथ करेंगे। हिमाचल में अगले 48 घंटे भारी रहेंगे क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से यहां पर येलो अलर्ट जारी किया है। 3 दिनों तक यहां पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही चंडीगढ़ समेत कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो गया है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो एक बार फिर हिमाचल को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत अगले 48 घंटे तक मौसम भारी रहेगा हिमाचल में, यानी कि भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही येलो अलर्ट जारी किया है। तीनों दिनों तक भारी बारिश और कई जगहों पर लैंडस्लाइड की भी संभावना है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि चंडीगढ़ समेत कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है, जिसके बाद मौसम सुहावना हो गया है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बहुत खतरे वाली बात तो नहीं है, पर यह है कि बारिश है 3 दिन और बीच बीच में हैवी रेनफॉल भी है, भारी बारिश भी है। तो उससे ये होता है कि कई बार जैसे जहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, जहाँ पे रोडवेज नए बन रहे हैं, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे पहले से बारिश हुई है, वहाँ पे लैंडस्लाइड या इस तरह की संभावनाएं बनी होती हैं। तो उसके चलते क्योंकि रेंज हैं जो मिडिल और लोअर एरियाज हैं हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पे बारिश है 3 दिन, अगले 3 से 4 दिन। और उसमें हैवी रेनफॉल के चांसेस भी हैं। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन, इन इलाकों में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो जाता है। तो उसके लिए हमने फिर येलो अलर्ट्स भी रखे हैं अगले 3 दिनों में, और आज से रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा तो 4 दिन तक ये चलेगा। हाँ, 3 से 4 दिन का आप टाइम ले लीजिए। उसके बाद और अब बात किसान और किसान आंदोलन की करते हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो चुके हैं। लगातार संघर्ष जारी है। हाल ही में संयुक्त किसान मोर्चे ने 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। तीन कृषि कानून ना भूले जब प्रदर्शनों की शुरुआत हुई पंजाब से, धरने दिए गए, रेलें रोकी गई, पंजाब के लीडरों के दरवाजे खड़काए गए कि ये कानून गवारा नहीं चाहिए हमें। पर तब तक दिल्ली में कानून बन चुके थे और लोकसभा में पेश होकर पास भी हो गए। हालांकि इस दौरान हरसिमरत बादल ने इस्तीफा दे दिया। नजरें टिकी राज्यसभा पर कि शायद वहां विरोधी पूरा जोर लगाएंगे, पर राज्यसभा से भी बिल पास हो गए और आखिरी उम्मीद बची राष्ट्रपति से, जिनसे विरोधी मिलकर भी आए, पर उन्होंने भी हस्ताक्षर कर दिए। और फिर पंजाब से शुरू हुआ विरोध दिल्ली की सरहदों तक पहुंच गया। किन हालातों में किसानों ने दिल्ली कूच किया, ये भी सब जानते हैं। उस समय से लेकर अब तक किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। हाल ही में संयुक्त किसान मोर्चा ने 25 सितंबर को भारत बंद की कॉल दी है, ताकि बाकी रहते लोगों तक ये आवाज पहुंचाई जा सके। हम लोगों ने ये तय किया है कि अपने आंदोलन को देश भर में तेज करने के लिए हम 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी सफलता पिछले साल 25 सितंबर को हमें मिली थी, जब कोरोना का दौर चल रहा था, उसका 1 साल पूरा हो जाएगा 25 सितंबर को, उससे ज्यादा सफलता इस आंदोलन के इस कदम से हमको मिलेगी। हालांकि करीब 9 महीनों से चल रहे धरने के दौरान कई बार बंद की कॉल दी जा चुकी है। इतना ही नहीं, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में रैली रखी गई है। क्या कुछ खास रहेगा, सुनते हैं। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में जो रैली हो रही है, वो संयुक्त किसान मोर्चे की रैली है। उसमें लाखों की संख्या में लोग आएंगे। वो इन सवालों पर एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक जन संघर्ष को तेज करने की घोषणा वहां से होगी, और हर जिले में, हर कमिश्नरी में वो आंदोलन वहां से फैलेगा। उस समय से लेकर अब तक यदि सरकार की बात करें तो 12 दौर की बैठकों के बाद अभी तक डेडलॉक बना हुआ है। सवाल बड़ा यही कि क्या हल होगा तो कब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार एक बार फिर से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इसके संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की है। विकास कार्यों के नाम पर 1000 करोड़ रुपए का लोन लिया जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य वित्त प्रबोध सक्सेना ने इस संबंध में 2 अलग अलग अधिसूचनाएं भी जारी की हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश पर अब तक 60,000 करोड़ रुपए का अधिक से ज्यादा कर्ज है। तो वहीं रंजीत सिंह मर्डर केस के जज को बदलने के मामले में शुक्रवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई से जज के बारे में जानकारी मांगी थी और सीबीआई के वकील के बारे में भी एफिडेविट मांगा था। सीबीआई ने हाईकोर्ट के सामने अपना जवाब दाखिल किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट ने अभी पंचकूला सीबीआई कोर्ट को रंजीत मामले पर फैसला देने पर भी रोक को बरकरार रखा है। दरअसल रंजीत सिंह के बेटे ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है जिसमें सीबीआई जज पर सवाल खड़े किए गए हैं। याचिका में जज बदलने की भी मांग की गई है। खबर रोहतक से है। रोहतक में बदमाशों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को गोलियों से भून डाला। 3 लोगों की इस पूरी वारदात में मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक लड़की पीजीआई में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। पूरा मामला क्या है और किन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रोहतक में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बदमाशों ने दिन दहाड़े 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वक्त दोपहर के तकरीबन 2 बजे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले प्रदीप कुमार अपनी पत्नी, बेटी और सास के साथ घर पर ही थे। अचानक घर में हमलावर दाखिल होते हैं। ताबड़तोड़ गोलियों से विजयनगर कॉलोनी थर्रा उठती है। इस हमले में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रदीप की बेटी नेहा रोहतक पीजीआई में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक घर में 3 लोगों की डेड बॉडीज मिली हैं, जिनमें जो मेन मृतक हैं उनकी वाइफ की और एक उनकी मदर इन लॉ की और एक उनकी डॉटर है जिसके अनकॉन्शियस स्टेट में है और उनको पीजीआई में अभी एडमिट करवाया गया है। वो वहाँ पीजीआई में उपचाराधीन है। अचानक हुए इस हमले में प्रॉपर्टी डीलर को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सवाल है कि आखिर इस जघन्य हत्याकांड के पीछे क्या वजह है? क्या कोई दुश्मनी या फिर पुरानी रंजिश या फिर पैसों के लेन देन में इस वारदात को अंजाम दिया गया? सवाल तो कई हैं। फिलहाल पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो प्राइमा फेसा ही ये लग रहा है कि इन 3 लोगों का मर्डर किया गया है। किसी ने गोली मार के, हमें मौके से कुछ खाली खोल वगैरह भी मिले हैं। परिवार के लोगों से बातचीत की जा रही है और हमारी टीम्स हमने ऑलरेडी डिप्यूट कर दी हैं और जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीज़ें आएंगी उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करके जिसने ये अपराध को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हत्यारों की गिरफ्तारी के बाद ही ये साफ होगा कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी। धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18 रोहतक। और अब बात कांगड़ा की, जहां से बेहद ही शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई है। 95 साल की एक बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म की कोशिश की गई और आरोप एक 32 साल के युवक पर लगा है। कांगड़ा के एक गांव में 95 साल की बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म की कोशिश की गई और आरोप 32 साल के एक युवक पर लगा है। आरोप है कि 32 साल के इस युवक ने 95 साल की महिला से रेप की कोशिश की। जब कामयाब नहीं हो पाया तो उसे घसीटकर खेत में ले गया और वहां उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद वो बेहोश हो गई। युवक बुजुर्ग महिला को मरा हुआ समझकर वहां से फरार हो गया। महिला को जब होश आया तो उसने आप बीती अपने बच्चों को सुनाई। सर के बच्चे छोटे हैं, कल आज ये हो सकता है ना, इसकी सुनवाई नहीं होगी तो आगे भी सुनवाई नहीं होगी। आगे भी ऐसे करेंगे ना ऐसे। इनका जिम्मेवार कौन है? कोई जिम्मेवार नहीं बनता है। आज देखो 5 दिन हो गए, कोई नहीं है।
कोई सुनाई नहीं हमारी हो रही है। बुजुर्ग महिला के परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और ये भी बताया कि कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जब इसमें मैंने ये चेक किया तो इसमें एफआईआर भी हुई है। अब इस समय बिना छानबीन किए कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसमें तफ्तीश चली हुई है। मैं शीघ्र ही इसमें आईओ से डिस्कस करके जो भी कानूनी कार्रवाई हुई उसको अमल में लाएंगे। तमाम सबूतों को इकट्ठा कर खाकी जांच में जुट गई है। हालांकि अभी आरोपी गिरफ्त से बाहर है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही मामले से पर्दा उठ पाएगा। कांगड़ा से विचित्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर पलवल से है, जहां एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं। फिर एक बेटी दहेज की बलि चढ़ गई। फिर एक बहू को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लालच में मार डाला। मामला पलवल के हस्सापुर गांव का है, जहां एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के भाई ने हत्या के आरोप ससुराल के लोगों पर लगाए हैं। अभी सुबह की अभी रक्षाबंधन पे लड़की आई थी। जेठ और उसके घरवाला दोनों ही आए थे। तुरंत ही रक्षाबंधन पे हम राखी बांध कर और वो लड़की को साथ ही साथ ले गए। बोले कि हमारी मम्मी जाएगी। और आज सुबह उनका फ़ोन आया जो उनके ससुर थे लड़की के, कि भाई यहाँ झगड़ा हो गया, या तो 20 मिनट में आ जाओ, ना तो इस लड़की को, आपकी बहन को मार देंगे। हमने सोचा गुस्से में कह रही है, तो जो लड़की से छोटा था, राजेंद्र नाम है, वो लड़का स्कूटी लेकर और अपनी मम्मी को लेकर, हमारी लड़की की जो माँ है उसको लेकर जैसे ही भागा, तो हमारा गांव फिरोजपुर है जो कि पलवल से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। जैसे ही वो भाग दौड़ करके पहुँचे, जब तक वो पहुँचे तो उस लड़की को रस्सी से फांसी देकर मार दिया था। भाई लक्ष्मण की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, क्योंकि भाई का यह आरोप है कि उसकी बहन की शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। फांसी लगा करके, नाम है इसका राजकुमारी। ये फिरोजपुर से रहने वाली है, फिरोजपुर थाना सदर से। और इसमें 6 आदमियों के नाम लिखवाए गए हैं, जिसमें इसके सास ससुर, जेठ जेठानी, और एक जिसके ये वीरेंद्र नाम का लड़का है जिसके ब्याही है, और एक इनके मामा का लड़का है उसके। मृतक राजकुमारी की शादी 16 फरवरी 2020 को हसनपुर गांव के मान सिंह के साथ हुई थी, लेकिन आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जाता है। उसके साथ मारपीट की जाती थी और अंत में उसे मार के फांसी पर टांग दिया गया। पलवल से दिनेश कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। खबर हिमाचल से है, जहां सेब के गिरते दामों से बागवान परेशान हैं। वहीं इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। बिलासपुर में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि फिलहाल सेब के दाम स्थिर हैं, इसलिए किसान जल्दबाजी में सेब मंडियों में ना भेजें। इस वक्त हाई क्वालिटी सेब का उचित दाम मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार सेब की फसल बहुत अच्छी हुई है। एकाएक मंडियों में सेब की ज्यादा मात्रा पहुंच रही है, जिसकी वजह से दामों में गिरावट आई है, लेकिन जल्द ही बागवानों को सेब के अच्छे दाम मिलेंगे। मैं ये बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, मार्केट अभी भी काफ़ी हद तक जो है वो स्टेबल है। जो ठीक माल है, अच्छा माल है, उसकी मार्केट अभी तक भी ठीक है। लेकिन जो ओले के कारण और इसके कारण जो है, जिसमें स्कैब है या दूसरी चीज़ें हैं, उसके कारण जो है उसकी कीमत में निश्चित रूप से गिरावट काफ़ी आई है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट में सुधार होगा, और इसलिए हमने बागबानों से भी इस बात के लिए आग्रह किया है कि जो मार्केट में हम एप्पल की सप्लाई इस वक्त जो है बेचने की करते हैं, जो भेजते हैं, और उसमें हम तेज़ी ना करें, थोड़ा विलम्ब करें। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ सुधार की गुंजाइश उस पर निकलेगी। और उसके साथ साथ में हम इस चीज़ को भी इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी हमारे जो कोल्ड स्टोर हैं वो इस वक्त जो प्रोक्योरमेंट कर ले, ठीक दाम पर ठीक दाम दें मार्केट के हिसाब से हमारे एप्पल ग्रोअर को, ताकि उनको नुकसान से जो है वो।
और अब बात कोविड की करते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन इसके साथ ही जरूरत है हम सभी मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना हम सभी भारतीयों का समान अधिकार है। और अब बात कोविड से जुड़ी जानकारी और कुछ सवालों की करते हैं कि क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित कर सकते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ऐसे कुछ सवाल आपके मन में भी हैं? खैर, अब ऐसे ही सवालों के जवाब आपको एक जगह पर मिल पाएंगे, और ये सब मिलेंगे आपको आपके फोन पर, क्योंकि नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है, तो आगे बढ़िए और कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप कीजिए और अपने प्रश्नों की जानकारी को प्राप्त कीजिए। संख्या आपको एक बार फिर से बताते हैं, 7977773753। देश में कोरोना के केस काफी बड़े हैं, ऐसे में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि मास्क पहनिए, और इसे लेकर न्यूज 18 ने भी एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनिए इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है, हम मास्क नहीं उतारेंगे।